हूँ, मानने को कह रही हूँ, इसलिए कि ये सच है कि इसलिए कि तुम बताना नहीं चाहती कि दीपक यहाँ है। प्लीज बोलो ना, एक बार बता दो, फिर मैं चली जाऊंगी, कभी नहीं आऊंगी दोबारा। तुम जो भी बताओगी मैं उस पर यकीन कर लूंगी। बस इतना पता चल जाए कि वो जहां भी है ठीक है, तो मेरे मन को भी शांति हो जाएगी। वरना इस तरह तो एक अजीब सा अंधेरा फैला हुआ है चारों तरफ। प्लीज बोलो ना। ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन तुमसे एक रिक्वेस्ट है, हो सके तो मान लेना, अगर मेरी मौत से पहले दीपक को कुछ हो गया तो मुझे खबर जरूर कर देना। तारा, प्लीज, अपना फर्ज और ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुम्हारी आखिरी मदद चाहती हूँ। बाय। आप खामोश हैं दीपक, लेकिन अपनी इस चुप्पी से भी सब कुछ जाहिर कर चुके हैं। काश आपकी आवाज सुन पाती मैं, लेकिन ठीक है, ऐसा करके भी एहसान किया है आपने मुझ पे। मुझे यह एहसास दिलाया है कि सब कुछ सह पाने की ताकत आज भी पहले की तरह जिंदा है मुझ में, वरना मुझे डर था कि कहीं इस ताकत को खो ना चुकी हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। खुश हो? अच्छा लग रहा है मुझसे झूठ बुलवा के? बोलो, चुप क्यों रह गए? अरे जब आदमी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो खामोशी के सिवा और कुछ सोचता ही नहीं। वैसे तुम्हें एक बात बता दूं कि तारा को तुम्हारे यहाँ होने का पता था। वो ये भी जानती थी कि मैं झूठ बोल रही हूँ। रोहित ने उसे बताया था कि तुम उसके पास कोई वीडियो टेप मांगने गए थे जो अशोक सहगल को देके तुम खाने खास वापस हासिल कर सकते थे। अरे उसे ये भी पता था कि मैं तुम्हारा सारा आता पता जानती हूँ। ये तो उसकी डिसेंसी थी कि उसने घर में आके तुम्हें खोजा नहीं, वरना उसे ये पता था कि मैं झूठ बोल रही हूँ और तुम्हारे कहने पे बोल रही हूँ। क्या फायदा, वो फिजूल में उस झूठ का पर्दाफाश करने की कोशिश करती, इसलिए घुटने टेक दिए उसने। प्लीज। बहुत बड़ी गलती की है तुमने दीपक, बहुत बड़ी। सिर्फ एक ही रास्ता जो तुम दोनों के बीच में अब तक खुला हुआ था, वो भी तुमने बंद कर दिया। मैं और कभी क्या सकता था? कुछ नहीं कर सकते थे। अगर कर सकते होते तो मुझे इस तरह झूठ बोलने पे मजबूर नहीं करते। दीपक, इतना जान लो कि तुम्हारे जैसे आदमी जिनको जिंदगी में फिर से नई सांसों के साथ जीने का मौका मिलता है और मौका छोड़ देते हैं, वो अगर चाहेंगे तब भी जी नहीं पाएंगे, खो देंगे सब कुछ। ओ तारा, तारा प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं। एक ना एक दिन तुम्हें जरूर समझ में आ जाएगा। और ये ड्रेस नहीं यार, look at this dress, this is very nice। वो तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो यार? तो मेरी बात का जवाब नहीं दे रही हो यार। किस बात का? 1000 बार पूछ चुका हूँ यार। जब 1000 बार पूछने में तुम्हें जवाब नहीं मिला तो समझ लो कि मैं जवाब देना ही नहीं चाहती। जवाब तो देना ही पड़ेगा, वरना क्या? वरना मैं इस बुटीक के आगे भूख हड़ताल कर दूंगा, तड़प तड़प के अपनी जान दे दूंगा। शीना, खाली धमकियां मत दो। खाली धमकी नहीं समझना इसे, जान देने की कोशिश मैं पहले कर चुका हूँ, तुम जानती हो। वो तो रिया ने तुम्हें धोखा दिया था और तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया था। ईगो तो अब भी हर्ट हो रहा है, माय लव सॉरी। तुम्हें मालूम है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फिल्म मेकर तुमसे पता नहीं कितने दिनों से एक बात पूछ रहा और तुम जवाब नहीं दे रही हो। सिल्वर स्क्रीन के ऊपर मैं मर्द और औरत की रिलेशनशिप चुटकी में सॉल्व कर देता हूँ, और यहाँ 2.5 फीट की चीज के सामने पता नहीं कितने चक्कर काटना पड़ रहा है। और अब आप मेरी ईगो हर्ट कर रहे हैं मिस्टर। हाँ वो तो करूंगा ही। तुम मेरी ईगो को मसलती रहोगी तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम्हें मसल के रख दूंगा। देखा कितने शैलो हो तुम, कितने छिछले पानी में हो। जरा सी चीज तुम्हारे हिसाब से नहीं हुई तो लगे आग उगलने। असल में तुम्हें डायरेक्शन की आदत जो पड़ गई है। तुम्हें लगता है हर जगह तुम्हारा स्टूडियो है और जिंदगी का हर हिस्सा तुम्हारे स्क्रिप्ट का सीन है। क्योंकि तुम डायरेक्टर हो, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए। तुम एक्शन बोलोगे तो सब शुरू हो जाएंगे, तुम कट बोलोगे तो सब खत्म हो जाएगा। तुम समझते क्या हो अपने आप को? जिंदगी का हर इंसान तुम्हारी फिल्म का आर्टिस्ट नहीं है और ना ही तुम्हारे हाथ की कठपुतली। बहुत अच्छी स्पीड दे देती हो यार तुम तो, बहुत बढ़िया डायलॉग्स थे इसमें। I mean, I swear, really। अब सच्चाई सामने आई तो लगे बात बदलने। अच्छा ठीक है, तो मैं बात को नहीं बदलता हूँ, मैं घूम फिर के फिर उसी बात पे आ जाता हूँ। मैं तुमसे 1000 बार पूछ चुका हूँ, आज तुमसे 1001 बार पूछ रहा हूँ कि तुम मुझसे शादी कब कर रही? और मेरा जवाब है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर रही। अरे यार, लेकिन मैंने तुमसे ये पूछा ही नहीं है। मतलब ये कि मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम मुझसे शादी कब कर रही हो? When?
मैंने कहा ना तुमसे कि मैं तुमसे शादी नहीं कर रही हूँ। शीना, तुम बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे ये थोड़ी पूछ रहा हूँ कि तुम मुझसे शादी कर रही हो या नहीं कर रही हो। शादी तो तुम कर रही हो मुझसे। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम मुझसे कब शादी कर रही हो। इसलिए अब तुम्हें मुझे सिर्फ इतना बतलाना है कि तुम मुझसे परसों शादी कर रही हो, तुम कल शादी कर रही हो, आज कर रही हो, अभी कर रही हो या नहीं कर रही हो। चलना, ये कब के जवाब में थोड़ी होता है। बार बार रिवर्स गियर लगा रही हो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ और तुम बार बार पहले स्टेज पे जाती रहती हो। तुम यहाँ बैठो, गियर बदल दे और मैं चली। कहाँ जा रही हो? एक ऑर्डर पहुंचाने जाना है और उसके बाद श्रिया और शांतम के स्कूल जाना है। उनकी टीचर का फोन आया था, उसने बुलाया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले मेरी बात का जवाब देना होगा। देखो जीजो, एक बात बताऊं, जब मैं बहुत छोटी थी ना तो मेरी माँ ने कहा था कि इंसान गलतियों का पुतला है और अगर जिंदगी है तो गलतियां तो होती रहेंगी। इसलिए उन सब गलतियों पे रोने से अच्छा है अपनी जिंदगी सुधारो और आगे बढ़ो। और मैंने भी कसम खा ली है कि आई विल नेवर रिपीट माई मिस्टेक्स। मैं अपनी गलती कभी नहीं दोहराऊंगी। अब आपको मिल गया आंसर? ओके, बाय बाय। जवाब तो मिल गया शीना, लेकिन टेक ओके नहीं हुआ। जब तक तुम मेरे लिखे डायलॉग्स नहीं बोलोगी तब तक मैं रीटेक लेता रहूंगा शीना, चाहे मुझे जो मर्जी करना पड़े। आरजू के पांव पड़ना पड़े या तारा के पांव पड़ना पड़े या। गुड इवनिंग देवयानी। हेलो, आइए बैठिए। सिट। क्या कर रही हो? वही ऑफिस का काम। कल एक क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देना है तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा लग रहा है काम करना? अच्छा तारा, मुझे बहुत मजा आ रहा है। आई जस्ट लव इट। तुम सोच भी नहीं सकती कि रोहित अंकल के साथ काम करके मुझे क्या मिल रहा है। क्या मिल रहा है? तारा, आज अगर मेरे पास ये काम नहीं होता ना तो कब की टूट कर बिखर चुकी होती मैं। क्योंकि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो नॉर्मल या मामूली बात नहीं है। पापा का इस तरह गायब हो जाना, उनकी तलाश में तुम्हारी जिंदगी का नर्क बन जाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर ये काम ना होता तो कब की पागल हो चुकी होती मैं। शायद इसीलिए तुम अपनी हर बात का फैसला इतनी आसानी से कर लेती हो। हाँ शायद, और इसलिए भी कि किसी भी परेशानी को मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने देती हूँ, अपने आप को काम में मसरूफ कर लेती हूँ। लेकिन काम तुम क्यों करती हो? इसलिए कि तुम्हें काम करना अच्छा लगता है या इसलिए कि वो तुम्हें बचाए रखता है, ठीक ठाक रखता है? ये क्यों पूछ रही हो तुम? पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो तो बताऊंगी। क्या जवाब दूं तारा? मैं ये भी नहीं कह सकती कि मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता। मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसी काम की वजह से मैं अपनी सारी कॉम्प्लेक्सेस, सारी तकलीफें, परेशानियां दूर कर पाई हूँ। जितना ज्यादा काम करती हूँ उतना ज्यादा उसमें डूबती जाती हूँ। हर रोज मुझ में नया कॉन्फिडेंस आता जा रहा है। लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो मुझसे? क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। क्या? देवयानी, तुम मेरे साथ काम करना शुरू कर दो। क्या बात कर रही हो तारा? देखो, हम लोगों ने अपने बिजनेस को बहुत देर तक नजरअंदाज किया है। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारी जिंदगी की तरह हमारे बिजनेस पर कोई आफत नहीं आई। लेकिन अब उसे और इग्नोर करना ठीक नहीं होगा। उस पर ध्यान देने के लिए मुझे अपने साथ एक ऐसा आदमी चाहिए जिस पे मैं यकीन कर सकूं, जो मेरे अकेले होने का फायदा ना उठाए, जैसा एक बार पहले हुआ है दीपक जब जेल में थे तब। लेकिन तारा, पहले तो मैंने रोहित अंकल से इतनी रिक्वेस्ट करके काम मांगा, और अब जब वो मुझ पर डिपेंड करते हैं तो मैं इस तरह नौकरी छोड़ दूं, क्या सोचेंगे वो? मैं समझ सकती हूँ देवयानी, लेकिन आखिर सेठ चेन ऑफ होटल्स का सारा बिजनेस तुम्हारे पास आने वाला है। सारे बिजनेस को तुम्हें ही संभालना है, और जितनी जल्दी तुम इस काम में पड़ जाओगी उतना ही तुम्हें बाद में आसानी होगी। ये बात तो रोहित भी अच्छी तरह समझ जाएगा। आफ्टर ऑल उससे कोई हालत छिपे तो है नहीं। आई डोंट नो तारा, समझ में नहीं आता कि क्या करूं। तुम कल रोहित से बात तो करो, फिर डिसाइड करना। बस इतनी सी बात। अरे मुझे डरा दिया था तुमने, मुझे लगा कुछ बहुत ज्यादा सीरियस बात हो गई। लेकिन रोहित अंकल, बात बहुत ज्यादा सीरियस है। पहले तो मैं आपके पीछे पड़ी रही कि नौकरी दो नौकरी दो, और ऊपर से पोपो और पेठा को भी घसीट लाई, और अब खुद ही कह रही हूँ कि नौकरी छोड़नी है। बहुत गलत बात है, अनएथिकल। एक बात कहूं देवयानी? हाँ। देखो देवयानी, तुम अपनी नौकरी छोड़ने के लिए जितना गिल्टी फील कर रही हो, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है।
कम से कम तुम मेरा फायदा तो नहीं उठा रही हो ना? ये क्या कम है? अरे हमारे रिश्ते ऐसे हैं कि तुम बगैर बताए भी ऑफिस आना बंद कर देती तो भी मैं कुछ नहीं कह सकता था, और ये सब करके तुम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कर रही, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन रोहित अंकल, कुछ काम ऐसे भी थे जिसकी वजह से आप मुझ पर डिपेंड करते थे। अब मैं नहीं रहूंगी तो उनका क्या होगा? कम ऑन नाउ, उनका भी इंतजाम हो जाएगा। किसी आदमी के बच्चे जब बड़े होकर उसका बिजनेस संभालने लगते हैं तो वो बस थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। लेकिन रोहित अंकल, देखो देवयानी, जब तुम यहाँ नहीं थी फिर भी मैं मैनेज कर ही रहा था, फिर से कोई ना कोई तरीका निकल आएगा। और अब कारा की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर आने वाली हैं। बेहतर है तुम उन्हें अभी से संभाल लो। और अब पोपो और बेटा भी मेरे पास है, वो उतने ही करीब हैं जितने करीब तुम हो, और वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं देवयानी। आई जस्ट होप कि मेरी वजह से वो दोनों नौकरी ना छोड़ दें। अरे नौकरी छोड़ भी दे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है उनके साथ। लेकिन रोहित अंकल, हर जगह वो मेरी पूंछ बन के मेरे पीछे पीछे घूमे, ये बात भी तो ठीक नहीं ना। अगर मेरी वजह से उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी तो मुझे और भी ज्यादा गिल्ट हो जाएगा। बहुत टेंशन हो रही है मुझे। कम ऑन, अब इस सब बातों के लिए टेंशन मत लो। अच्छा चलो हम उनके पास चलते हैं, वो तुम्हारे सर का बोझ भी हल्का कर देंगे। चलिए चलो। मेरी बात मान ले, हम जाएंगे टीटी खेलने। नहीं पिक्चर देखने जाएंगे। और टीटी खेलने जाएंगे। नहीं पिक्चर देखने। पोपो बेटा, सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मैंने कुछ नहीं किया। वो तूने मेरी शिकायत की। नहीं यार, मैंने कोई शिकायत नहीं की। सर मैंने कुछ कहा आपसे? नहीं, तुम लोगों ने कोई शिकायत नहीं की। दरअसल देवयानी है। देवयानी, मुझे पता था देवयानी, इसने जरूर कुछ कहा होगा आपका हमारे बारे में। देवयानी, देखो पोपो, चुप हो जाओ। रोहित अंकल को तुमसे कुछ डिस्कस करना है। हमसे डिस्कस? हाँ, दरअसल वो क्या है कि देवयानी हमारे यहाँ से नौकरी छोड़कर जा रही है। सर आप मजाक कर रहे हैं। शट अप, ये मजाक नहीं है। ओह माय गॉड, दिव्यानी तुम तो बहुत सेल्फिश निकली। अगर ये बात सच है तो तुम वाकई बहुत बहुत सेल्फिश हो। बॉस ने इतनी मेहनत से तुम्हें सब कुछ समझाया सिखाया, और तुम हो कि बॉस को जब जरूरत है तो गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। वाकई ये गिरगिट है। बेटा तुमने इसको सही पहचाना, ये तो गिरगिट है। पोपो, चुप हो जाओ। रोहित अंकल की बात सुनो। अरे वो तो कह ही क्या पाएंगे, बेचारे बॉस, उनको तो कितना बुरा लगा होगा, वो क्या कह पाएंगे? जब तुमने इन्हें धोखा दे ही दिया है देवयानी, तो अब बेचारे क्या बोलेंगे? गॉड! देवयानी छोड़ो, हमें पता होना चाहिए था। इनसे बात करने से पहले इनके मुंह बंद करने चाहिए थे। नहीं बॉस, अब हम चुप रहेंगे। आपको जो भी पूछना है आप पूछिए, हम आपके साथ हैं। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि तुम दोनों नौकरी तो नहीं छोड़ रहे हो? ओह, तो देवयानी ये समझती है कि हम लोग उनके चमचे हैं। आई एम सॉरी, अगर देवयानी नौकरी छोड़ देगी तो हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। हम क्या इतने बेवकूफ हैं? अगर ये कुएं में कूदेगी तो हम क्या इसके साथ कूद जाएंगे? जस्ट बिकॉज हम इससे प्यार करते हैं। अरे यार प्लीज, भगवान के लिए कम बोला करो तुम लोग। अरे देवयानी इसलिए नौकरी छोड़ रही है कि तारा को इस वक्त उसकी जरूरत है, और उसे डर था कि कहीं तुम दोनों उसके बाद नौकरी ना छोड़ दो। तो मैंने कहा चलो क्यों ना तुम लोगों से डायरेक्टली पूछ लिया जाए। छोड़िए रोहित अंकल, मुझे ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना जो ये समझते हो कि मैं सेल्फिश हूँ। देवयानी, हमारे बारे में ऐसा मत सोचो। आई एम वेरी बैड, आई एम वेरी बैड, आई एम वेरी बैड, आई एम सॉरी। देवयानी, यू एंड आई एम वेरी सॉरी। एक्चुअली पता है क्या, हम रोहित अंकल को छोड़ने की बात सोच ही नहीं सकते, और मैं तो यही सोच के परेशान था कि तुमने कैसे तय कर लिया। हमें क्या पता कि इतनी प्रॉब्लम चल रही है, तुम इतनी परेशान हो। क्यों बेटा? अच्छा अभी हमें माफ कर दो और हंसो प्लीज। रोहित अंकल, फांसी तो फांसी, ओके ओके ओके। हेलो पोपो। बेटा, नॉट दिस, द डिजाइनिंग। He's really very cute and intelligent. अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं अभी आती हूँ। जी, thanks. पापा कितने दिनों बाद तुम्हें देख रही हूँ। अरे तुम तो रो रहे हो। और क्या, आप क्या चाहती है? अरे एक लड़का इसके अलावा कर भी क्या सकता है? जब उसे पता चल गया कि वो लावारिस है और जिसे अपनी माँ समझता है वो झूठ है। बेटा ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप और तारा मुझे इस हॉस्टल में छोड़ गए। आई एम सॉरी बेटे, दरअसल गलती हम लोगों से ही हुई। हम तुम्हें हॉस्टल में डाल के सोचने लगे कि तुम सेफ हो और निश्चिंत हो गए। ये भूल ही गए कि तुम पे क्या बीत रही होगी। इसकी सीधी सी वजह है, आप लोग किसी मुसीबत में होंगे। हाँ, तुम ठीक कहते हो। दरअसल मैं नहीं, मकरंद एक मुसीबत में फंस गया था और मैं उसकी हेल्प करने में लगी थी। और तारा मौसी, मैं जानता हूँ दीपक अंकल की वजह से वो परेशान होंगी। दीपक अंकल से बड़ा दुख उनकी जिंदगी में और हो भी क्या सकता है।
ये सब बातें मैं भी समझती हूँ बेटा, लेकिन तुम मुझसे क्यों नाराज हो? हाँ, आपसे नाराज हूँ मैं। और अगर अगली बार भी आपने ऐसा नहीं किया तो शायद आप मुझे अच्छे मूड में पाएंगे। देखो बेटा, प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलो, मान जाओ ना। देखो मैं थोड़ी देर के लिए आई हूँ और उसमें भी तुम इस तरह से नाराज हुए तो मैं क्या कर सकता हूँ? प्लीज प्लीज बाबा। मैंने आपके जाने का इंतजाम मेरे दोस्त सुमित के डैडी के साथ कर दिया है। मैं नहीं चाहता कि आप बस से जाएं। बेटा मैं प्रॉमिस करता हूँ अगले वीक जल्दी से जल्दी आया करूंगा। अरे बाबा बेटा ओह राजीव अंकल, कैसे हो? अच्छा अंकल ये मेरी मम्मी है। हेलो। अंकल क्या आप मेरी मम्मी को अपने साथ बॉम्बे ले जाएंगे? अरे जरूर ले जाएंगे बेटा। मैं बस में चली जाऊंगी, ये बेकार की जिद कर रहा है। यू डोंट हैव टू फील गिल्टी। दरअसल मेरे को कंपनी मिल जाएगी और मैं तो यही सोच रहा था कि यहाँ से बॉम्बे का सफर वो भी अकेले बहुत बोरियत हो जाती। आपके साथ आपकी वाइफ नहीं आई? और उसके बाद मेरी वाइफ और मैंने डिसाइड कर लिया कि हम डाइवोर्स ले लें। शायद हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। हमने ये भी तय कर लिया कि हम अच्छे दोस्त बनकर अलग अलग रहेंगे। और सुमित आपके साथ रहता है? हाँ, मैं चाहता भी ऐसा ही था, मगर सुमित को पूरा समय ना देने के कारण मैंने उसे हॉस्टल में रख दिया। मगर मैं उसे मिलने हर हफ्ते जरूर जाता हूँ। और मैंने रेनू को भी अपनी वाइफ को भी कह दिया कि वो जब भी चाहे अपने बेटे से जाकर मिल सकती है। तो वो भी अक्सर हॉस्टल आती होंगी? नहीं, कभी नहीं, मगर वो सोचती जरूर है और प्लान भी जरूर करती है। शायद उसके पास इतना समय नहीं कि वो अपने बेटे को जाकर मिल सके। खैर, मैं अपने बारे में तो आपको सब कुछ बता चुका हूँ। अब आप अपने बारे में कुछ बताइए ना। अब मैं अपने बारे में क्या बताऊँ आपको? आप काफी परेशान लग रही है। हाँ, जिस माँ का बच्चा परेशान है वो खुद कैसे खुश रह सकती है? तो गाड़ी वापस मोड़ लें। नहीं नहीं। वैसे आप काम क्या करते हैं? बेटे को देखने जाता हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं वो शख्स हूँ जो पहाड़ों की वादियों में जाकर अपना आशियाना बनाए और कविताएं लिखता रहे। आप कविताएं भी लिखते हैं? एक्सक्यूज मी, मिसेस नूतन साहनी से मिलना है मुझे। हाँ कहिए, मैं ही हूँ। कौन है नूतन? एमएन सिंह है मेरा नाम, एडवोकेट बॉम्बे हाई कोर्ट और साहनी फैमिली का वकील हूँ मैं। सहानी फैमिली? क्या चाहते हैं वो लोग? फिक्र मत कीजिए, कुछ बात करनी है आपसे। नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी। कोई लेना देना नहीं है मेरा उस फैमिली से। एक मिनट नूतन, एक मिनट सुन लेते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। आइए प्लीज। दीपक, बात करने में क्या हर्ज है? आइए प्लीज बैठिए। बताइए। देखिए मिसेस साहनी, आपको पता ही होगा कि आज से 6 महीने पहले आपके ससुर की डेथ हो गई थी। जी हाँ। मेरे फादर उनके वकील थे और उनके रिटायर होने के बाद सारा काम मैंने संभाल लिया है। हाँ, लेकिन यहाँ क्या कहने हैं आप? ये कहना चाहता हूँ कि साहनी साहब की डेथ के बाद उनकी वसीयत पढ़ी गई थी जिसमें आपको नहीं बुलाया गया था। कोई इंटरेस्ट नहीं था मुझे उसमें, और ना है। एक मिनट नूतन, उनको अपनी बात तो पूरी करने दो। थैंक यू सर। उन्होंने अपनी वसीयत में 35 करोड़ की सारी जायदाद आपके नाम लिखी है। क्या? जी हाँ, हालांकि किसी भी घर वाले ने आपको बताया नहीं, लेकिन मुझे लगा कि मेरा फर्ज है मैं आपको बता दूं। थैंक यू वेरी मच सिंह साहब। लेकिन अगर इन लोगों ने नहीं बताया तो इसका मतलब ये है कि उनकी नीयत भी नहीं थी। मैं अगर मांगूंगी तो भी क्या होगा? सिर्फ झगड़ा? नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा फसाद और ऐसी जायदाद। सही कह रही हैं, इस वक्त झगड़े में न पड़े तो ही अच्छा है। वैसे भी पेपर कोर्ट में है, जब हालात ठीक होंगे आप क्लेम कर सकते हैं। मैं तो बस यही बताने आया था। अच्छा, चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। दीपक, तुम रोहन को नहीं बताओगे इस बारे में? पागल हो गई हो क्या? ये उसकी विरासत है, उसको मिलनी चाहिए। वो तो उसे मिलेगी ही बाद में। मैं नहीं चाहती कि प्रॉपर्टी की वजह से वो अपनी जान से खेले। देखो नूतन, मैं नहीं बताऊंगा ना, उसे कहीं ना कहीं से पता चल ही जाएगा। दीपक, कल रात को तुमने मुझसे कहा था कि तुम यहाँ से कहीं बहुत दूर जाके बिजनेस जमाना चाहते हो, रोहन के साथ एक रेस्टोरेंट शुरू करना चाहते हो। हाँ, कहा था। तो फिर वही करो, तुम दोनों गोवा जाके एक रेस्टोरेंट शुरू कर दो। मैं भी वहां आ जाऊंगी। जिस तरह ये शहर तुम्हें काटने लगा है, मुझे भी खल रहा है। बहुत दूर जाना चाहती हूँ मैं,
देखो, प्रॉपर्टी कोर्ट रिसीवर हैंडल कर रहा है। हम जब चाहें तब क्लेम कर सकते हैं। फिलहाल यही बेटर होगा कि हम यहाँ से जल्दी निकल जाएं। प्लीज दीपक मान लो, रोहन तुम्हारे साथ काम करने लगेगा तो बहुत जल्दी पैसा बना लेगा और धीरे धीरे वो इतना कुछ बना लेगा अपनी कमाई से कि इस इनहेरिटेंस को तो वो भूल ही जाएगा। लेकिन नूतन उसको... प्लीज दीपक, प्लीज मान लो। देखो, तुम्हारा यही इंटरेस्ट था ना। प्लीज दीपक मान लो, प्लीज। ठीक है, मान लेता हूँ। मेरे ख्याल से मेरे लिए भी यही बेहतर रहेगा कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से दूर चला जाऊँ। जी हाँ। तो क्या काम करते हैं आप साहब? चौकीदारी। जी जी हाँ, मैं चौकीदार दिन और रात चौकीदारी करता हूँ। रात को सड़कों पर चिल्लाता हुआ घूमता हूँ कि जागते रहो, जागते रहो। अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। जी नहीं, मैं बहुत सीरियस हूँ। खैर, अच्छा करते हैं। कुछ अच्छा वैसा नहीं, ये सोशल वर्कर है, समाज सेवक। तो नेता हैं आप? नेता नहीं, सोशल वर्कर। हाँ, वही तो नेता होते हैं। राजीव साहब, सेवक नेता नहीं होते और नेता के भी सेवक नहीं होते। ये दरअसल एक बहुत बड़ी गलत फहमी है जिसकी वजह से इन दोनों शब्दों को आपस में मिक्स कर दिया है। मेरे ख्याल से कुछ दिनों तक समाज सेवकों को बिल्कुल अलग कर देना चाहिए ताकि कुछ नेताओं को गोली मारी जा सके।